Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी The following topics: introduction, potential difference, resistance, electrical energy and power, heating effects of electric current, and practical applications of heating effect. सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू वर्क मशीन्स एंड रन द इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत सारी जगह पे यूज में आती है। इनफैक्ट अगर आज के टाइम में हम लोग बात करें तो शायद ही ऐसी कोई चीज है या ऐसी कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काम करती है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force of attraction. Electric charge किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसे फोर्स करता है किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पे या खुद किसी दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होने पे। अब हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलम्ब है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, लेट्स फाइंड आउट। पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉमनली नोन एज स्टैटिक चार्ज या प्रोटॉन। ये वो चार्ज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। जनरली ये किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ही पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज मूविंग चार्ज या मूवेबल चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से एंड नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय माइनस। न्यूट्रल, व्हाट इज न्यूट्रल? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूट्रल when it does not have any charge। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, हमने दो तरीके के चार्जेस की बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस तरीके का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट। There are two different types of electricity: static electricity and current electricity. Static electricity के अंदर क्या होता है, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। Now by rest we mean they cannot move from one point to another point. Whereas in current electricity, charges never remain at rest. They do move from one point to another point. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अगर एग्जाम्पल लें तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम अपने कॉम्ब को रब करते हैं और उससे बाद में पेपर स्ट्रिप्स उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पेपर स्ट्रिप्स अपने आप उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या मैं उस कॉम्ब को दूसरे कॉम्ब से टच करूं तो क्या वो दूसरा कॉम्ब भी यही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो चार्ज है कॉम्ब के अंदर वो स्टैटिक है, वो उस कॉम्ब के अंदर ही रहेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं है।
अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। वहीं अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वायर को प्लग इन किया, स्विच को प्लग इन किया ताकि मैं लैंप को ऑन कर सकूं, तो स्विच मेरा लैंप से काफी दूर है, बट फिर भी वो चार्ज कहीं ना कहीं फ्लो करके उस लैंप तक पहुंचता है, मूव करता है। दैट शोज कि करंट चार्ज जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता, दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और कौन से पॉइंट तक? सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यहां पे जो प्लग है वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड डेस्टिनेशन इज दैट बल्ब दैट इज लाइटिंग इन लैंप। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर क्लास में हम ये पढ़ते हैं। Conductors and insulators. Basically, there are three different categories: good conductors, bad conductors, and insulators. Now, what are good conductors? Good conductors are the materials which allow electricity to pass through them easily. Good conductors वो सारे material हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं easily. For example, copper, brass, सिल्वर एक्सेट्रा, सारे जो भी मेटल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज अगर हम बैड कंडक्टर्स की बात करें, बैड कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम दैट इजीली। बैड कंडक्टर्स वो सारे मटीरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से पास नहीं होने देते। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, they do allow electricity to pass but not that frequently, yeah, not that easily. For example, potato, lemon या जो भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट नॉट दैट एफिशिएंटली। मतलब हम किसी भी मेटेलिक वायर को पोटैटो से या लेमन से रिप्लेस नहीं कर सकते। इफ वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, Insulators are the materials which do not allow electricity to pass through them. Insulators वो सारे मटेरियल हैं जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर, वुड, और ये सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट्स अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का जनरली जो हेड होता है दैट इज मेटेलिक, बट उसकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ रबर। क्यों? ताकि जो भी उसे यूज करे उसे शॉक रेजिस्टिविटी मिले, वो शॉक से प्रिवेंटेड रहे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हमने अभी अभी चार्जेस के बारे में पढ़ा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा। अब उन चार्जेस को फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कॉपर, आयरन या एनी अदर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द डिवाइसेस दैट कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज सेल और अ बैटरी। सेल या बैटरी एक बेसिक, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फॉर्मूला होता है? इट इज नेट चार्ज इन द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन द कंडक्टिंग मटेरियल्स विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहां इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, नेट चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, टाइम को डिनोट करते हैं T से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SI यूनिट और सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, तो लोग उसमें I लिख के आते हैं। नहीं, I इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है और SI यूनिट A है, एम्पियर।
या अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q और SI यूनिट है कोलम्ब, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट is expressed as the rate of flow of charge through a conductor per unit time। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट I, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय T। अगर उसे SI यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 एम्पियर करंट को बर्न करने के लिए 1 कूलम चार्ज लगता है 1 सेकेंड के अंदर। नाउ अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? हाउ कैन वी मेजर electric current? We use ammeter for it. Ammeter is an instrument that is used to measure the flow of electric current in a circuit। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो किस डायरेक्शन में करते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट बाय कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट फ्लो दैट इज ऑपोजिट, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑल द डिवाइसेस दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड ऑल द डिवाइसेस फ्रॉम विच वी कैन मेजर द करंट। इसके अंदर वो सारी डिवाइसेस आती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सारी डिवाइसेस जिसके अंदर से हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल इज अ डिवाइस विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकती है। बात करें बैटरी की, तो सेल से अगर हमें थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत हो देन वी यूज बैटरी। सो बेसिकली बैटरी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल विच प्रोवाइड्स अस मोर पावर। इफ वी टॉक अबाउट स्विच, स्विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम स्विच को कनेक्ट कर दें या ऑन कर दें देन इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। अगर हम उसे ऑफ कर दें दैट सिग्निफाइज कि इलेक्ट्रिक करंट इज इनकंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने पाथ पे पूरा अच्छे से पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो बल्ब है वो जल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फॉल्ट सिर्फ ये हो कि और कहीं पे गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब खराब है या वायर्स डिस्कनेक्टेड हैं या अच्छे से कनेक्टेड नहीं है या स्विच अच्छे से ऑन नहीं किया गया है। रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है। जनरली ये हम अपने डोमेस्टिक हाउसिंग सर्किट्स में लगाते हैं ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से होने वाले नुकसान से अपने घर के अप्लायंसेस को बचाया जा सके। रेओस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर
विच इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा या करता है। ऐसी जगहों पे वी यूज रेओस्टेट। एम मीटर, इफ वी टॉक अबाउट एम मीटर, तो एम मीटर साउंड करता है एम्फियर जैसा, और एम्फियर किसका ऐसा यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है, अब वोल्ट सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। बहरहाल हमें यह याद रखना है कि वोल्ट जो है वो सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वो चीज होती है जब वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा वायर्स फ्लो कर रही हैं, तो उन्हें आपस में क्रॉस करवाया जाता है, और ये क्रॉसिंग कनेक्टेड तब मानी जाती है जब वो सर्किट पूरा है, और डिसकनेक्टेड तब मानी जाती है जब ये सर्किट किसी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में जरा बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव a unit of charge from infinity to specific position। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये वो चार्ज का अमाउंट है, या ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमें चाहिए या जो हमें लगेगा चार्ज को इंफिनिटी की पोजीशन से एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाने के लिए। मतलब कि हमें उस चार्ज को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी या उसके ऊपर कितना और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि वो इंफिनिटी की पोजीशन से उस स्पेसिफिक जगह तक पहुंच जाए जितनी हमें चाहिए। अब यहां पे इंफिनिटी वर्ड यूज किया गया है। इंफिनिटी का मतलब क्या है? जनरली इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जो कि मूविंग चार्ज माना जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन नेवर सेटल डाउन, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकते। दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। दैट्स वाई, क्योंकि अभी वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन यहां पे वो चाहिए, वो अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे नहीं है, तो हम उस पोजीशन को इंफिनिटी बोलते हैं। यानी कि उन्हें इंफिनिटी से डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचाने में जितना काम लगेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंस ऑफ वर्क डन to bring unit positive charge from one point to another point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के केस में थोड़ा सा अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो पोटेंशियल चाहिए या जो काम करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू मूव अ पर्टिकुलर चार्ज विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक चार्ज को या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह उसकी आइडियल पोजीशन तक पहुंचाने में कितना चार्ज लगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि हम डिनोट करते हैं V से, इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज एंड इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। उसे वोल्टेज V से डिनोट किया जाता है एंड इसे डिनोट किया जाता है या मेजर किया जाता है बाय वोल्ट मीटर। अब अगला एक बहुत जरूरी सवाल यह उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? Why is potential difference that important?
इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू कंडक्टर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किससे बनता है? ये बनता है पावर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। यानी कि अगर इन जनरल एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करें तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा ये डिसाइड करता है उसके अंदर पड़ा हुआ सेल या बैटरी। नाउ केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। उस सेल ने केमिकली रिएक्ट करके कितनी एनर्जी जनरेट की वो डिसाइड करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में। नाउ लेट्स डिस्कस अ बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है उसके अंदर एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। वोल्टमीटर इज द डिवाइस that measures potential difference across the ends of any conducting material. Basically एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्टमीटर के साथ। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल्स टू एंड्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये पैरेलल्स में लगाया जाता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है वो हम अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एमीटर की। एमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर्स करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टिंग मटेरियल। वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताने वाली डिवाइस होती है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस जो है ये लो होता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है एक बार उसकी बात करते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट विच इज रिप्रेजेंटेड एज आई फ्लोइंग इन अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ एज आई मेंशन्ड कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दैट इज डिनोटेड बाय I। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रेजिस्टेंस के, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो R है डिवाइड का वो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। V इज फॉर वोल्टेज जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बताता है इन वोल्ट्स, R इज फॉर रेजिस्टेंस जो कि बताता है ओम, एंड I इज फॉर करंट दैट इज डिनोटेड बाय एम्पियर। तो ये जो वीर वाला फॉर्मूला है VIR ये जनरली ओम्स लॉ का है। कैलकुलेटिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के एक फॉर्मूला से, वीर वाले एक फॉर्मूला से हम कितनी अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। अगर हमें वोल्टेज यानी कि V फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। टू फाइंड करंट कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R यानी कि रेजिस्टेंस, और अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करनी है तो R इज इक्वल्स टू V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो एक फॉर्मूला से तीन अलग अलग चीजें यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम ऑब्वियस सी चीज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने की बात कर रहे हैं। रेजिस्ट करना इन द सेंस
अब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कई बार प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जो कि हमारे डिवाइसेस को या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो इलेक्ट्रिक फ्लो का जो करंट है वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स रहे। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक हद तक रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस play a very important role in keeping the flow of electric current within prescribed limits। हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की अगर हम बात करें तो 220 वोल्ट्स जो है दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। उससे ज्यादा होते ही दैट कुड बी हार्मफुल फॉर आवर अप्लायंसेस। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जिसे हम R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज में नापा जाता है V से डिनोट करते हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर दें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I से, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल शोन बिलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे रेजिस्टेंस के कम या ज्यादा होने पे असर पड़ता है। उनमें से सबसे पहले 4 जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। लेंथ ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा लंबा मटेरियल होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। Longer the material, greater is the resistance। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है जितना ज्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए उतना ही कम रेजिस्टेंस। यानी कि ये इनवर्स है कि लार्जर द एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो को एक एक्सटर्नल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। काइंड ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल कौन से टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल है तो उसके अंदर से ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ऑब्वियस सी चीज है, मेटल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। तो ये जो रिएक्टिविटी है इस चीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। आयरन हैज मोर रेजिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दोनों बहुत रिलेटेबल टर्म्स हैं, बट दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क होता है। रेजिस्टिविटी is the measure of resisting power of a specified material। जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है या वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसकी क्षमता, उसकी पावर रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यानी कि पर्टिकुलर मीटर पे कितने ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज रेजिस्टिविटी। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। जो ये कैटेगरी हमने पढ़ी थी राइट इन द बिगिनिंग के इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बेसिकली सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ही होते हैं। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये रेजिस्टिविटी होता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कैसे की जाए। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। लेंथ
के रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर इंक्रीज करेंगे लेंथ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, वेयर एज एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना हम लोग डिक्रीज करेंगे एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग लेंथ को रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल मान के चलते हैं और एरिया विल बी R 1/A, जहां हमारा लेंथ R इज इक्वल्स टू L होगा, वहां एरिया R 1/A होगा। यहां हम इसे रेजिस्टिविटी को एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ P से डिनोट करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू P L/A, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है, वेयर P इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेड। SI unit of resistance is ohm and resistance of conductor depends on its length and area of cross section. Resistivity की अगर हम बात करें, resistivity is the resistance of conductor within a unit length and unit area of cross section. SI unit of resistivity is ohm meter and resistivity of conductor does not depend on its length and area of cross section. रेजिस्टर्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब ये दोनों क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। रेजिस्टर इन सीरीज, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को एक सीरीज के अंदर यानी कि एंड टू एंड लगाते हैं, दैट इज नोन एज resistor in series. Now, amount of charge passing through R1, that is resistor 1, and R2 and R3 respectively will be the combination of resistance. यानी कि RS, जिसे कि हम बोलते हैं sum of resistance, will be R1 plus R2 plus R3. वहीं अगर टोटल वोल्टेज की बात की जाए तो V1 यानी कि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 दूसरे का एंड V3 तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का जो सम है दैट विल बी टोटल वोल्टेज। करंट का जो फ्लो है दैट विल बी सेम इन एवरी रेजिस्टर। अब इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर R1 2 ओम्स का करंट, R2 3 ओम्स एंड R3 5 ओम्स का जो रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके अंदर से 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो करवाया जाए तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो 2 को 1 से इंटू किया तो 2 वोल्ट्स, 3 को 1 से तो 3 वोल्ट्स एंड 5 को 1 से तो 5 वोल्ट्स। Total potential difference will be 10 volts and total resistance will be 10 ohm as well. तो ये एक एग्जाम्पल है जिस तरीके से हम सीरीज में रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। If we talk about resistors in parallel, when two or more resistors are connected so that both of their terminals are respectively connected to each terminal of the other resistor, it is said to be parallel. Basically, जब इनका जो अरेंजमेंट है सारे रेजिस्टर्स का, they are parallel to each other. Basically, they are not connected straight, they are connected parallel to each other. That type of arrangement is known as resistors in parallel. As it is shown in the diagram, R1, R2, R3 एंड R4 ये चारों रेजिस्टर जो है वो पैरेलली अरेंज किए गए हैं, यानी कि बोथ द एंड्स ऑफ रेजिस्टर्स, ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर सोर्स. सो सम ऑफ करंट ऑफ ईच resistor through each path is the actual total current flowing, whereas
टोटल रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय इनवर्सिंग ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स। यानी कि अगर मुझे R1, R2, R3 और R4 इनका रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ही निकालूंगा। पैरेलल रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर बस इतना फर्क होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करते हैं या फॉर एग्जांपल किसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होता है सीरीज के अंदर तो सारे के सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। वेयर एज अगर पैरेलल की बात की जाए तो अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टर जो है किसी तरीके से बंद हो जाता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ब्रेकआउट हो जाता है तो बाकी के जो सारे हैं वो वर्किंग में रहेंगे। सो पैरेलल रेजिस्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर ऑप्शन रहते हैं इन कंपैरिजन टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अब ये कैसे डिराइव किया जाता है इसका एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। करंट पासिंग थ्रू R1 विल बी I1 एंड I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली। वो कैसे निकाला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ऐसे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। सो V/R1, V/R2 and V/R3 will be the current passing, whereas the current is V divided by R. So total current will be I1 plus I2 plus I3. अब हम क्या करेंगे, I की जो वैल्यू है उसे V/R से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यानी कि I1, I2, I3 की जगह हमारा अब वैल्यू क्या रहेगी? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। नाउ कैंसलिंग आउट V, क्योंकि सब में कॉमन है तो उसकी जगह हम 1/R1, 1/R2, 1/R3। Hence total resistance will be inverse of the sum of all the resistors. अब इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। दे आर टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज will be equal since the source of potential difference is same. V1 is equals to V2 is equals to V3. Current flowing through each resistor is inversely proportional to its resistance. करंट जो है वो अपने रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। अब ऐसा भी कई केसेस में होता है कि सीरीज वाला और पैरेलल वाला दोनों कॉम्बिनेशन में रहें एक ही सर्किट के अंदर। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड बोथ इन सीरीज एंड इन पैरेलल और इन कॉम्बिनेशन। इन सीरीज सर्किट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल ओनली इन वन पाथ। Here the current will be same which passes through each resistor. Voltage across each resistor will be different. ऐसे केसेस में करंट फ्लो पूरा सेम रहेगा बट जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी डिफरेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि क्या आप लोगों में से किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को देखा है? आई मीन फील किया है वो अलग चीज है, हमें पता है वो मौजूद है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, बट क्या किसी ने भी ये चीज विजिबली होते हुए देखी है? तो हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई एनर्जी वाकई काम कर रही है? ये हमें उसके अंदर या उसके आसपास होने वाले चेंजेस या इफेक्ट्स के कारण पता चल सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। Electric current and its effects. When electricity pass through an electric circuit, the changes that it may show in or around the electric circuit, these changes are known as electric current and its effects. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से तो
ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन चेंजेस को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स: मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वो अपने आसपास में मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये होता कैसे है? इसे प्रूव करने के लिए क्लास 7th में अगर आपको याद हो तो हमें एक एक्टिविटी करवाई गई थी जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को पियर्स किया था थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आ गए थे, जैसा कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आयरन को या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। तो यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये कौन कौन से डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है? बेल्स में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर्स में, टेलीफोन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन डेप्थ हम अपने फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड causes chemical reactions. This results in effect of chemical effects of electric current. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्लास 8th में डिस्कस किया था। इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहां पे हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो सारे लिक्विड्स या वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो कैसे होती है? दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उन्हें हम इस सॉल्यूशन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है या ट्रांसफर कर जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाली का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल है हमारे, जो बेसिक वाले पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें ये जो है केमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम अलग अलग मेटल्स के ऊपर एक अलग परत चढ़ाते हैं ताकि उनकी लाइफ बनी रहे या उनका शाइन बना रहे, उसमें भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। दैट वायर गेट्स हीटेड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में बदल रही है। जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बल्ब जब जलता है, बल्ब गेट्स हीटेड। दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कुकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर हीटर्स में, इलेक्ट्रिक फायर्स के अंदर, आयरन्स के अंदर,
केटल्स के अंदर, सोल्डरिंग आयरन के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं, जो कि बेसिकली किसी भी चीज को गर्म करने का काम करती हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नाउ जूल्स लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर is directly proportional to the square of current for that given resistance at the given point of time. जो भी एक रिएक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस की जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, और जितना रेजिस्टेंस मिल रहा है उस टाइम के अंदर. हेंस हीटिंग इफेक्ट produced by an electric current through a conductor of resistance R at time t will be H is equals to I square RT, जहां H जो है वो हीट को डिनोट करती है, I जो है वो करंट को डिनोट करता है जिसका कि स्क्वायर किया जा रहा है, R जो है दैट शोज रेजिस्टेंस एंड T दैट शोज टाइम. ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो क्या कहता है, एक बार उसे इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स. ये 3 अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किस अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, और कितना टाइम के लिए कर रहा है. रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम आर द 3 की फैक्टर्स ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, आर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. टाइम, टाइम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, फॉर एग्जांपल टी मान लिया हमने, द लॉन्गर द टाइम द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. जितना ज्यादा समय तक हम उस चीज को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी. अमाउंट ऑफ करंट दैट इज डिनोटेड बाय आई. द हायर द अमाउंट ऑफ करंट द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड. जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा. तो बेसिकली रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, ये तीनों चीजें जो हैं वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. चलिए अब हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के डेरिवेशन की, कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो I स्क्वायर RT के बराबर हमारा हीट है, ये कैसे बना. सिंपली अगर हम लोग बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ चार्ज अपॉन टाइम. कितने टाइम तक कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है वो बर्न हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पावर इनटू टाइम. P जो है वो हमारा V इंटू आई के बराबर, और E जो है वो P इंटू टी के बराबर. अब V इंटू आई को मैं P से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? E इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी. तो V आई टी बेसिकली जो है वो फॉर्मूला बन गया हमारा. अब मैंने क्या किया, V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसे IR से रिप्लेस कर दिया, वीर वाला फॉर्मूला, ओम्स लॉ. तो E इज इक्वल्स टू आई आर आई टी, यानी कि I 2 बार और R और T. तो बेसिकली I इंटू आई स्क्वायर एंड आर टी. तो जो हीट है दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी. अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की. बेसिकली ये दोनों चीजें क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. बेसिकली कितनी एनर्जी या कितनी पावर है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, पेट, PET. ये तीनों वर्ड्स को अगर हम रिलेट करते हैं आपस में तो ये हमारा
फॉर्मूला है। एनर्जी का बेसिकली क्या फॉर्मूला बनता है, पावर इनटू टाइम, यानी कि कितनी पावर से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एंड कितने टाइम तक, दैट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एंड अगर हमें इसी फॉर्मूला से पावर निकालना हो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी पावर। Here E is energy in joules, P is power in watts, and T is time in seconds. Now, work done in pushing a charge around an electric circuit is known as power. यानी कि एक चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर घुमाने के लिए जितना चार्ज लग रहा है दैट इज पावर। वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। सो P विल बी वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम किया गया है कितने टाइम के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई। नाउ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना दिस इज VIP, V इंटू आई इज इक्वल्स टू P, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू पावर। अब इसको हम लोग आई स्क्वायर आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस फॉर्मूला विल बी V स्क्वायर अपॉन आर। बेसिकली एक ही फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर की बात अगर हम करें पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, द फॉर्मूला विल बी अगेन VIP, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। एंड अगर हम वर्क डन के हिसाब से चले तो करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये हमारे पावर के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रियल लाइफ में कहां एप्लीकेबल है या हम कहां कहां इसे देख सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये रियल लाइफ में कहां अप्लाई होता है या हम इसे रियल लाइफ में कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर produces heat. We are using this heat due to flow of current in our daily life as electric iron, bulb, fuse, heater, etc. ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग पोटेंशियली इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, फ्यूज, हीटर, एक्सेट्रा। Now we are going to discuss some of them. Electric fuse. It protects the circuit by stopping the flow of unduly high current. ये कभी कभार जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है उसे रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज is placed in series with many devices and in our domestic circuits as well. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. इसे बेसिकली बनाया जाता है एक पीस ऑफ वायर से जो कि प्योरली एक मेटल की भी हो सकती है एंड दो मेटल्स का अलॉय भी हो सकता है। The fuse is used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere and 10 ampere respectively based on their work. अब बेसिकली होता क्या है, फ्यूज के अंदर अटैच किया जाता है एक वायर जो कि किसी अलॉय से बना होता है दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज कंसिडरेबली अप्रोप्रिएट। उसे कनेक्ट कर दिया जाता है लाइव वायर के साथ। अब जैसे ही लाइव वायर के अंदर एक्सेस ऑफ करंट आता है तो ये जो वायर है दिस वायर गेट्स मेल्टेड, जिसके कारण ये जो आगे का इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बच जाता है। हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बचे रहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट इन द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ग्लास इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। ग्लास के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस होते हैं ताकि उसे ब्रेक डाउन होने या टूटने से बचाया जा सके। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द फिलामेंट, जैसे ही वो करंट फ्लो करता है ये गैसेस एक्टिव हो जाते हैं एंड जो फिलामेंट है दैट स्टार्ट्स टू ग्लो।
इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम बात करें, हाई रेजिस्टेंस मेटल्स लाइक नाइक्रोम आर यूज्ड इन कॉइल। ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस हैं। द कॉइल इज वाउंड इन द ग्रूव्स ऑफ सेरामिक फॉर्मेट और चाइना क्ले। कॉइल को मोड़ा जाता है सेरामिक फॉर्मेट के अंदर ताकि फ्लो जैसे ही करे इलेक्ट्रिसिटी उस कॉइल के अंदर, दैट कॉइल इज हीटेड।